ये सेट नंबर 5 है, ठीक है ना। 824 पेपर कोड जो है 824 और BJ पूछा गया था। इसमें फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देखेंगे। ये पहले का जो क है, क्वेश्चन क्या है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यानी किस माध्यम में अपवर्तनांक जो अधिकतम होता है, जल में कि हीरे में कि कांच में कि तारपीन के तेल में। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.2 कुछ होता है, ठीक है ना। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन याद कर सकते हैं। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किसमें होता है, हीरे में। उसके बाद निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पीड़ित मानव चश्मे में प्रयोग करते हैं। कौन सा चश्मा, कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, बढ़ जाओ, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। चुंबकीय बल रेखाएं हैं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये ऑप्शन जो होगा परस्पर काटती है ना, एक दूसरे को कभी काटती नहीं। यानी ऑप्शन नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं हैं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है। अगर काटेंगी तो जिस बिंदु पर काटेंगे, मान लो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र यह हो गया, विद्युत बल रेखा एक यह हो गया और एक विद्युत बल रेखा यह हो गया, दोनों यहाँ पे काट रही हैं। तो एक इसकी यहाँ पे इसी बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगा B1 और इधर मान लो क्या होगा B2। तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त हो रही है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कभी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है, यदि चुंबकीय फ्लक्स फाई, एक क्वेश्चन जो है 1 का घ है, बहुत जल्दी निपट गया जी। इस ऑप्शन में खाली मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसलिए जल्दी से निपट गया है। यदि चुंबकीय फ्लक्स फाई, चुंबकीय फ्लक्स फाई, चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या है, फाई। और यानी यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है फाई बराबर क्या लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। B बराबर दिया आपका चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। मार्कर में सही पढ़ा है जी, बहुत बढ़िया काम करते हो। और A मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लिख डाल दो सही। यहाँ पर A बराबर क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कह रहा है कि क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध है। तो हम बता दें कि फाई बराबर होता है BA, फाई बराबर क्या होता है। और विकल्प में क्या दिया हुआ है, पहला दिया है B बराबर फाई अपान A, दूसरा विकल्प जो दिया है फाई बराबर B अपान A, तीसरा विकल्प दिया है A बराबर B इंटू फाई, और चौथा ऑप्शन दिया है B बराबर फाई इंटू A। तो देखो फाई बराबर B इंटू A होता है, तो फाई बराबर B इंटू A होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, ये क्या हो गया, अरे फाई बराबर B इंटू A होता है, ये होगा नहीं, गुणिक्रम में यही होगा, गुणिक्रम में फाई बराबर B इंटू A होगा। अब ये दोनों सूत्र जो है पक्षांतर करके बनाया गया है, और B बराबर लाया गया है ना, हमें B है, B को तनी B बराबर लाना है, तो A को तनी इधर भेजोगे तो फाई इधर आपका B आएगा, A आएगा तो क्या हो जाएगा, A बराबर कितना B, तो B बराबर फाई बट्टा A आ गया कि नहीं आ गया। कौन ऑप्शन में है, पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। हाई फाई बराबर B अपन A आएगा ही नहीं, B अपन A आएगा नहीं, क्योंकि फाई बराबर BA होता है, फाई बराबर B अपन A होता नहीं है, ठीक है ना। तो फाई बराबर B बराबर क्या होगा, फाई अपन A, ऑप्शन नंबर कौन होगा, 1 सही होगा। पता तो चल गया होगा 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, इसको मिटा दें। तो देखो किसी चीज को जानने के लिए बढ़िया से पहले पता होना चाहिए,
तभी जाके आप लोग उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाइव बराबर बी ए होता है, कॉस थीटा भी होता है, बस इतना से काम चल जाएगा। अब दूसरे का हम क पे आ गए। दूसरे का क क्या है, 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। अवतल लेंस है जी, तो बताओ अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए होता है माइनस एफ माइनस भी माइनस यू होता है। एफ मतलब फोकस दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, यू मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है, क्या बात करते हो, कौन सेट उठा लिए हो जी? तो ठीक तो बता रहे हैं, तो दूसरे का ना क है बता रहे हैं, तो हम क्या करें आपके बुक में, हम इसमें जो है तो सही है। यहाँ पर देखिएगा दिया है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी वस्तु की दूरी है, वस्तु लिखा है ना 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, इसका मतलब वस्तु की दूरी यानी u का वैल्यू दिया है और 30 सेमी दिया हुआ है, और हमारा रूल क्या कहता है u का वैल्यू माइनस में होगा, तो इसको क्या कर देना आपको, माइनस में कर देना है। इसके बाद इसमें दे रहा है प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो दर्पण की फोकस बताइए। देखो जहां वस्तु रखा गया है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो जितना वस्तु की दूरी होगा उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो इसका मतलब जहां वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो अगर u का मान -30 सेमी है तो v का भी मान कितना होगा, -30 सेमी होगा। तो फोकस दूरी पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v, यहाँ पर -1/u होता है। 1/f बराबर 1/v, तो -30, और -1/u का मतलब -30, ये तो अनंत आ रहा है जी, ये माइनस को ऊपर करेंगे तो 1/30 हो जाएगा, हाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 कितना 30, माइनस, अरे जो यह है वही यह है, एक माइनस में एक प्लस में पूरा कट जाएगा तो कितना 0, तो 1/f बराबर, या दोनों कैल्शियम बराबर है, कहाँ बराबर है, पूरा कट गया, पूरा कट गया तो कितना आ गया 0 आ गया। अरे 0 आया, पहले अनंत को दिए तो अनंत पर रहोगे का, 0 आएगा, पहले कितना आएगा, इसको नीचे कितना मान लेना है आपको, 1 मान लेना है। इसको पलटी मार दीजिए, f ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर 0 नीचे, और 0 से किसी संख्या में भाग करने पर अनंत आता है, तो यहाँ पर f बराबर कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेना जी। दूसरे को -15 सेमी दिया हुआ है। अरे बाबू देखो मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर लेंस नहीं है, दर्पण है। क्या है, दर्पण, ये कह रहे थे का तब से, अरे यार पहले ना बताना चाहिए, तो तब से 2 का क 3 का क कह रहे हो। ये उत्तल अवतल कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ लोगे जी। अब मिस्टेक हो ही गया है, अब दोबारा देखो, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, होता है -f -v -u, ये तो होता ही होता है, बस ये वाला खाली चेंज होगा। देखो u का मान दिया -30 सेमी, ठीक है जी, दिया हुआ है ना कि ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु पर ही बन रहा है, यानी जहां पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो अगर वस्तु की दूरी अगर 30 सेमी है तो प्रतिबिंब की दूरी 30 सेमी नहीं होगा, होगा। v बराबर कितना होगा, -30 सेमी। f का मान पूछ रहा है, तो दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे ना, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, तो 1/f हो गया, 1/v, v का मान कितना हो गया -30, 1/u का मतलब -30, तो 1/f बराबर, माइनस के ऊपर कर दो, -1 बट्टा हो जाएगा 30,
यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस गुणा माइनस हो तो हो जाएगा माइनस 1 बट्टा कितना 30। तो 1/f बराबर दोनों का हर बराबर है, कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, और -1 -2 हो जाएगा। तो 1/f बराबर दोनों 2 से काटो, 2 से कटेगा तो 1 और 2 से कटेगा तो कितना 15, -1 बट्टा कितना 15। तो यह गुणा कर दो, तो यह गुणा -1 में होगा तो -f, 1 गुणा 15 में होगा तो माइनस को उधर कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा -15 सेमी। पहले बार काहे मिस्टेक हुआ था, क्योंकि हम लेंस सूत्र लगा दिए थे, हम देखबे नहीं किए कि दर्पण है, और तो सब ठीक है। अब आगे इसमें देखेंगे, इसको मिटा दें, इसके आगे देखेंगे दूसरे का ख नंबर, देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए 40 से भी फोकस दूर वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फ्री में 2 नंबर मिला होगा, जिस सेट में आया है, जो जिन बच्चों के पास गया होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। एक 40 से भी फोकस दूर वाले अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए होता है क्या, -f -v -u होता है, ठीक है। अब 15 सेमी इसमें दिया, 40 सेमी फोकस दूरी, एफ का मान कितना 40 सेमी दिया है, एफ का मान कितना दिया है 40 सेमी, लेकिन किस में होगा, प्रश्नों में थोड़े लिखा कि एफ का मान माइनस है, ये आपको रूल पता रहेगा तभी एफ का मान 40 रखोगे, -40 40 तो दिया है लेकिन -40 ले रहे हैं। फिर इसमें आपको क्या करना है, वह करता तो यानी आर का वैल्यू निकालना है। तो जो कि आर बराबर होता है आपका 2f होता है, कितना होता है 2f, तो 2 हो गया, बीच में गुणक चिन्ह, एफ का मान कितना -40 हो जाएगा -80 सेमी। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक और घुमाओगे एक और पढ़ लोगे, बस तैयारी से मतलब है, तैयारी तो है नहीं, जय्याल कहोगे तैयार पढ़ाएंगे, ठीक है, तैयारी बस मत करना, काम तो चलेगा, रोज आओ रोज जाओ। बढ़िया चल रहा है तैयारी। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया था, कल भी बताए थे। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया था क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह खींचकर मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो सदैव छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, अगर सामने कुछ बड़ा चीज आ जाए तभी उसमें छोटा ही दिखाई देगा, जिससे दुर्घटना होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 3 का क देखिए, 3 का क है 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, तो अवतल लेंस है ना, तो यहाँ पर अवतल लेंस के लिए लिखेंगे। अच्छा तुम यह कह रहे थे क्या बार बार अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए होता है -f -v -u। कान कौन छौक रहा है जी। 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल है, तो इसमें f का मान कितना है 15 सेमी, लेकिन माइनस में लेंगे ना, हमारा रूल क्या कहता है कि माइनस में लीजिएगा। अवतल से किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी बनता है, जो प्रतिबिंब है यार प्रतिबिंब जो है 10 सेमी की दूरी बनता है, तो वस्तु से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है, क्या पूछ रहा है, वस्तु से लेंस कितनी दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी पूछ रहा है ना, वस्तु की दूरी यानी u। किरण आरेख भी बनाइए, यानी चित्र भी बनाना है, ये आपका लेंस सूत्र है जी, जो कि लेंस के लिए होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u। अगर प्लस कर देंगे उसमें दरवाजा बहुत बढ़िया लगा है, वो तुम्हारे मन का है भी, बंद कर सकते हो। यार कौन दुश्मनी साध रहा है जी, लड़का मर से जरा रहे हैं सब, क्या हुआ, वीडियो चल रहा है तो जाने तो चल रहा है, तो चल रहा है। 1/f, f का मतलब -15, 1/v का मतलब -10, और 1/u का मतलब पूछ रहा है। तो करना क्या आपको,
आई माइनस नीचे के ऊपर लिख लो, -1/15 लिख सकते हो। हाई माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 कितना 10, अब -1/u इधर बचा हुआ। यहाँ पे आओगे, इसका गुणा इसमें करो, 10 गुणा -1 में करेंगे तो -10 होगा। अब 15 गुणा 1 में करो तो 15 हो जाएगा। नीचे होगा आपका 15 गुणे 10। आप तो बड़ी लेट से बोल जान ले लिए सब। माइनस प्लस घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 से काटो, 1 बांत यही, 1/3 धाम में बराबर -1/u गुणा 1 में करो u, 30 गुणा -1 में करो, हो गया। अब बताना भी है कि वस्तु कितना दूरी पर, चित्र आरेख भी खींचना, खींच देते हैं। अगर बनाओगे तो अवतल लेंस है जी, तो अवतल लेंस ऐसे बनाओगे। अब लेंस है, लेंस में कौन पॉलिश? अरे तुम्हारा बॉस का ही पॉलिश कर दोगे। ये अवतल लेंस है, तो आप वस्तु की दूरी यहाँ दर्शा दिए, यहाँ पे वस्तु की दूरी है और यहाँ पर आप a बना दिए और यहाँ क्या बना दिए b। इसकी फोकस दूरी कितना है? 15 सेमी ना। तो मान लो यहाँ फोकस दूरी है, कहाँ पे है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15 सेमी। तो इसको ऐसे मिलाइए, यहाँ से और यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, दोनों रेखाएं जहाँ काटेंगी वही प्रतिबिंब बनेगा, और जो प्रतिबिंब की दूरी दर्शाएंगे वो -10 सेमी दर्शाएंगे। देख लेना, फिगर को अच्छे से देख लेना। बता दे यार, बोलने का नहीं मन कर रहा। 10-15 साल ऐसा मत कहो जी, अगली बगली वाले लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकेगा? तो सिंपल है, ये आपका जो है ये फोकस दूरी 50 सेमी है ना, तो दूर दृष्टि दोष है। चश्मा पहन रहा है तो 25 सेमी तक दिखाई दे रहा है, और जब नहीं पहन रहा तो कितना दूर देख सकता है। तब दूर तक देखने की बात आती है। वह दोष जिसमें प्रेत मानव को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। तो देखो, दूर का देख पा रहा होगा, पास के देखने के लिए अब चश्मा लगा रहा है, तो कौन सा दोष है आपका? दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस करते हैं। उत्तल लेंस के लिए कितना बार आ चुका है? +f + v - u। तो यहाँ पर u का जो वैल्यू है -25 सेमी, f का मान है आपका 50 सेमी, v का मान पूछ रहा है 1/f 50, 1/v और 1/u का मतलब -25। 1/v ये प्लस हो जाएगा ना, 1/25, 1/50, 1/25 को इधर लेके आओ, -1 कितना हो जाएगा? 25 बराबर 1/v। दोनों का बराबर है? नहीं बराबर है। इसका गुणा इसमें 25 और इसका गुणा इसमें 50। ये कितना होगा? 50 × 25 बराबर 1/v। घटाओगे तो -25 फिर बचेगा जी। अब 50 × कितना? 25 बराबर 1/v। 25 से 25 कट गया, -1 कितना बचेगा? 50, 1/v। तो v बराबर हो जाएगा -50। v का मान देखो प्लस में आना चाहिए था, माइनस में आया है ना, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें आभासी जब बनेगा तो सामने बनेगा, और सामने मतलब
जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सामने बनेगा, और सामने बनने का मतलब यह हुआ लेंस के सामने जब बनेगा, उत्तल लेंस है इसके सामने ही प्रतिबिंब इसी तरफ बनेगा। जब इस तरफ बनेगा तो ये बाएं हुआ, और बाएं का जो यूनिट होता है वो माइनस में होता है। ठीक है ना, हटा दे। यार माहौल खराब कर दिया तनी के बारे में। अब ख देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9 × 10⁻31 kg। ठीक है जी। आवेश दिया है, क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है Q, और Q बराबर दिया है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। x अक्ष के समांतर ये आपका वेग दिया हुआ है। ठीक है जी, समांतर वेग दिया है इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, बढ़िया सवाल दे दिया है। और दिया है कितना? 3 × 10⁶। वेग को भी से डिनोट करते हैं, 3 × 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। करता हुआ z अक्ष के समांतर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र यानी B, और B का मान दिया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल, पहला आपको फोर्स निकालना है, दूसरा निकालना है त्वरण, त्वरण यानी ए निकालना है, उसके बाद बल की दिशा निकालना है। क्या निकालना है? तो x और z के बीच में होगा। चलिए निकालते हैं। देखो यह बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। क्या होता है? यहाँ पे होता है चूंकि F बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, Q का मतलब कितना? 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। अब V का मतलब कितना? यहाँ देखो वेग दिया हुआ है 3 × 10 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इंटू B, और B का मान कितना है? 0.3 इंटू साइन थीटा। कौन थीटा? साइन थीटा। जितना कोण कहता है तो चुंबकीय क्षेत्र में जब समांतर कह रहा है ना, तो समांतर मतलब घटा कर, समांतर का मतलब 0 अंश हुआ। थीटा का मान कितना? 0 अंश। लेकिन 0 अंश न लेके परिणामी जो थीटा होगा, इसे जो समझ रहे हो, देखो समांतर के लिए हमेशा 0 अंश लेते हैं, लेकिन जो परिणामी थीटा होता है, परिणामी थीटा होता है वह होता है 90 माइनस थीटा 1। इसको थीटा 1 मानोगे तो 90 और थीटा 1 का मान कितना? 0। समांतर कब लेंगे? समांतर कब लेंगे? जब समांतर आएगा तो थीटा का मान कितना लेंगे? 0 अंश लेंगे। लेकिन जो परिणामी थीटा होगा वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा 1। फिर 90 में से थीटा 1 यानी 0 घटाओ, थीटा का मतलब 0 अंश, तो घटाओ 90 में 0 घटाओ कितना बचेगा? 90। तो यहाँ कितना रखेंगे? साइन 90। जितना समझ रहे हो उससे उसका विपरीत लिखना है। अगर कहता 30 अंश के कोण पे गति कर रहा है तो इससे थीटा 1 मानते। अब परिणामी थीटा होता कितना? 90 माइनस थीटा 1, तो 90 30 घटाओ कितना हो जाएगा? अगर मान लो 60 अंश के कोण पर गति करता, कितना अंश कोण गति करता? तो जितना देगा उतना 90 में से घटा देना है। 0 है तो 90 में 0 90 अंश आएगा। 60 है तो 90 में से उतना घटा देना है, 90 में 60 जाएगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा। ये रख के सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा? है अंक एक पास लिख रहे हैं। ठीक है, 1.6 देखो 0.3 का गुणा और 3 में करेंगे तो 1.6 और 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 त्रिकी 9, 0 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका बेस बराबर है। ठीक है, इन दोनों है, जब इन दोनों का बेस बराबर है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर -19 और 6, जब ये देखो इसका बेस 10, इसका भी बेस 10 लिख देंगे, और घात जब बेस बराबर हो तो घात जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो -19 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा?
-19 में से +6 हाई -19 और ये आपका +6 कितना होगा 13 × 19 तो माइनस कितना बचेगा 13। अरे 19 में से 6 घटा देना है, ठीक है, तो 13 × 6 कितना होगा 19 हो जाएगा ना, 6 × 3 = 18, ठीक है 19 हो जाएगा। गुणा करा देना है 16 9 144। कौन का 10 लगाना है, एक अंक इसमें का एक अंक इसमें का, यहाँ पे आएगा। और साइन 90 अंश का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 अंश का वैल्यू 1 होगा तो कितना हो जाएगा 1.44 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका त्वरण निकालना है। क्या निकालना है, त्वरण। चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर होता है m × a, न्यूटन का दूसरा नियम होता है F बराबर m × a। 9 पढ़े होंगे, ये बराबर क्या पढ़े होंगे m × a। F का मान यहाँ से रख देंगे, इन्हें लिखेंगे का जी 10 घात -13, 10 घात माइनस, अरे ये छूट गया था जी, यहाँ क्या लिखेंगे न्यूटन लिखेंगे। F का मान कितना 1.44 10 घात -13 इंटू m का वैल्यू कितना रखेंगे आप, m कहाँ है, क्या है, यही द्रव्यमान है। ये आपका हो जाएगा 9 × 10 घात -31 है, झूठे में गुणवा कराए जी, आसानी से हो गया होता है। 1 9 से 9 कट जाता, चलो क्या करेंगे, अब हो ही गया तो क्या करेंगे, ठीक है जी। 16 9 144 होगा, काटे पीटेंगे और क्या करेंगे। इंटू कितना a, तो 1.44 × 10 घात -13 इधर आएगा तो भाग करेगा 9 × 10 घात -31 बराबर कितना हो जाएगा a, ठीक है। दशमलव यहाँ पर 1 दशमलव, जब ऐसे क्वेश्चन है तो आराम से करना। 10 घात -13 ऊपर है और 10 घात -31 नीचे से ऊपर जाएगा, तो 10 घात कितना हो जाएगा +31 हो जाएगा ना, नीचे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, बराबर कितना a। एक बात समझो, इसमें 10 कितना है 31 बार है, 10 × 10 × 10 × 10 × कितना बार, उस समय से 2 को 10 निकाल के गुणा कर दो। क्या करो, इसमें से 2 10 लेके में को 10 है 31 गो, तो हमें से 2 को 10 के गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 को 10 निकलेगा तो 20 मत जोड़ना नहीं, गुणा करना है। 10 × 10 यानी 100। जब 100 का गुणा इसमें करोगे या दशमलव घटा दो, का तुम लोग झूठे में, ये बराबर कितना है 1.44, ठीक है। और ये दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे। 31 में से 13 घटा दो, 1 में से 3 जाएगा नहीं, 11, 11 में से 3 गया 8, या कितना बचा 2, और 2 में से 1 गया +18 बचेगा। 31 में से -13 घटाओ कितना बचेगा +18 बचेगा। नीचे कितना हो गया 9 बराबर कितना हो गया a। दशमलव घटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर दे रहे हैं। अगर बढ़िया समझदार हो तो एक यहाँ से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें से 2 को 10 बाहर निकाले रहे, 2 को 10 मतलब 100 बाहर निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा ये बताओ। 10 पे 18 लिखा गया है, हमें 2 को 10 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचा 16 ना बचा, और 16 2 18 है, 2 को 10 इसका मतलब 16 2 कितना 18 बराबर कितना a। नीचे कितना 9। अब 100 गुणा इसमें करो तो 144 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका बट्टा कितना 9 बराबर कितना a। 9 से काट दो, 9 से काटोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 × 10 के घात 16, बड़ी टाइप का क्वेश्चन बनाया है सब जी, आंसर वो गजबे आ रहा है। तो मिलाना जी आंसर सही है। 16 × 10 के घात कितना 16, रहने दो सही है, अरे रहने दो सही है। उसमें दिया 1.6 × 10 घात +17, 17 इसलिए दिया क्योंकि दशमलव यहाँ आप लगाएंगे, जो दशमलव यहाँ आएगा तो हो जाएगा 17, ठीक है ना, सही। बता दे तो 2 जगह समझना था, एक जगह यहाँ समझना था। समांतर का होगा तो थीटा का मान θ1 मानेंगे उसको, और θ1 का मान कितना हो जाएगा 0 अंश, और परिणामी जब निकालेंगे तो 90 में से θ1 घटाएंगे तो θ1 का मान 0, और 90 में से θ1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 अंश आएगा। कितना आएगा 90 अंश आएगा, ठीक है। वही साइन 90 अंश रखेंगे, और साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और ये तो फार्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए, बताए हुए हैं, F बराबर QVB sin θ।
कोई कोई क्वेश्चन जटिल नहीं होता है, ठीक है ना, बस याद नहीं होता है, याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। बिठा देना। पूरा का पूरा क्वेश्चन बताए हुए हैं जी, उससे बाहर नहीं आएगा। एक काम करना, अब जाना ना तो एक लेसन तैयार करना केमिस्ट्री में, लेसन नंबर लास्ट वाला, जिसमें कार्बनिक यौगिक पढ़ाया है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल। कल हम पूछेंगे और टेस्ट लेंगे। कल हम पढ़ाएंगे ना, टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। एक लेसन तैयार करिए, 10 नंबर का उस लेसन से आने वाला है। कार्बनिक यौगिक क्वेश्चन बता रहे हैं, एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, 2 क्वेश्चन हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 2, उसमें हमें ऐसे लिखा है, एथिल अल्कोहल बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए। दूसरा ये बताया है कि एसिटिक अम्ल बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए। 2 क्वेश्चन हो गया, सजातीय श्रेणी हो गया, समझ रहे हो जी। और भी उसमें कुछ हल्का फुल्का डिफिनेशन होगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम पहले बता दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन बड़ा वाला है और 3 क्वेश्चन और कोई हो सकता है, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो हम पढ़ाते रह जाएंगे, तुम लोग पढ़ते रह जाओगे। अब देखो ये ख का जो है अथवा है, क्या है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 2 ओम 3 ओम 5 ओम, तो 2 एक R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया। देखो प्रश्न में R1 R2 R3 नहीं लिखा है, प्रश्न में लिखा है 2 ओम है, प्रश्न में लिखा है कितना 3 ओम है, प्रश्न में लिखा है कितना 5 ओम है। क्लियर है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब एक ही लाइन में जोड़ा गया है, ये श्रेणी क्रम में हो गया। यहाँ बैटरी हम लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया 2 ओम, यहाँ पर हो गया आपका 3 ओम और यहाँ पर हो गया 5 ओम। कुछ जो लोग नहीं न्यूमेरिकल लगा पाते हैं वो सोचते हैं कि ये R1 R2 R3 कहाँ से लिखा गया है, तो ये अपने पास से माना जाता है, जितना रहेगा उतना मान लोगे, R1 R2 R3 हो गया, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है आगे चल के कि इस संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। क वोल्ट का 30 वोल्ट का विभवांतर यानी विभव दिया है, विभव यानी V का वैल्यू दिया है, कितना 30 वोल्ट। फिर इसमें दिया प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रत्येक मतलब इसमें विभव कितना होगा, इसमें विभव कितना होगा, इसमें विभव कितना होगा, इसका मान निकालना। और श्रेणी क्रम में धारा समान होता हम कल ही बताए थे, ठीक है ना। तो इसमें I है तो इसमें भी I होगा और इसमें भी क्या होगा I होगा, सब में धारा क्या होगा I होगा। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे, 2 ओम 3 ओम 5 ओम किस क्रम में है, तो लिखोगे 2 ओम 3 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तीनिए तक क्यों लिखे हैं, क्योंकि तीनिए को मान दिया, मान लो 4 को दिया होता तब 4 तक। R1 का मतलब 2, R2 का मतलब 3, R3 का मतलब 5, तो ये हो जाएगा कितना आपका 10 ओम। 3 2 5 5 10 ओम, ठीक है। अब धारा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, धारा। धारा I बराबर विद्युत धारा I बराबर होता है V अपन R ओम के नियम से, तो V अपन R, V का मतलब 30, अब फाइनली R का वैल्यू कितना 10 भाग करो कितना 3 एम्पियर होगा। कौ एम्पियर, ए से ABCD वाला ये नहीं है, 3 एम्पियर, ए से एम्पियर, ठीक है। अब निकालना है V1, चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू R, ठीक है जी। तो लेकिन अब V बराबर I इंटू R नहीं निकालना, आपको निकालना है V1 का वैल्यू निकालना है, V2 का वैल्यू निकालना है, V3 का वैल्यू निकालना, तो V होगा I इंटू R। I V1 है तो यहाँ पे हो जाएगा I और यहाँ पे होगा R1। I1 क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान है। कहीं I1 लिखे हैं, सब जगह लिखे तो I ही लिखेंगे। तो यहाँ पर I का मान कितना हो गया, I का मान तो निकाले ही ना, I का वैल्यू है जी, यही I का वैल्यू है। और I का वैल्यू कितना 3, और R1 का वैल्यू, R1 वही है ना, R1 का वैल्यू कितना 2 बराबर कितना 6 वोल्ट, यानी हे में कितना विभव है 6 वोल्ट है। अब निकालेंगे V2 बराबर क्या होगा IR2,
आई का वैल्यू कितना 3 और R2 का वैल्यू कितना 3 बराबर कितना 9 वोल्ट। ठीक है, फिर निकालना है V3, चूंकि V3 होगा आपका IR3 होगा, तो यहाँ पर I का वैल्यू कितना 3 और R3 का वैल्यू कितना 5, कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। कितना हो जाएगा 15। देखो अगर V1 V2 V3 जोड़ोगे तो 30 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि 30 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो 30 वोल्ट में हई कुछ पा रहा है, कुछ हई पा रहा है, कुछ हई पा रहा है। ठीक है जी, जब दोनों कुछ ही पा रहा है तो यहाँ पर 5 यही कितना होगा 15 को हई वोल्ट, 9 वोल्ट हई 15 9 24 24 6 एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है। ऐसे में आंसर देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, चेक कर सकते हो होगा कि नहीं हो गया। बता दे अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है जी, शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है और उदासीन के लिए पीएच मान कितना होता है। अरे यार ये केमिस्ट्री में पहुंच गए का। ऐसा चौथा क्वेश्चन देखो जी बचा हुआ है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कोई बता सकता है किसी को याद है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सोच लीजिए का कि परीक्षाओं में हम जाकर बैठेंगे लग तो रहा है करा यस सर। इतने लोगों सबसे महान ये है यो है, एक दिन स्टैंड का लगाने के लिए वो खींच दिया है, कहीं से रुकता ही नहीं है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ये बताओ किसी चालक पदार्थ में या किसी चालक तार में हम विद्युत धारा सप्लाई करें तो उसका गर्म नहीं हो जाता है, गर्म होने का मतलब उसका ताप बढ़ गया। तो जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। चूंकि यह ताप विद्युत धारा के कारण बढ़ता है, इसलिए इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। थोड़ा सा देखो हम अभी जो बता रहे थे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हो गया है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसी में थोड़ा सा जोड़ देना है। हम ये बता रहे थे कि जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चालक पदार्थ चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। जब वह गर्म होगा तो उसमें प्रभाव हो जाएगा, और जब वह चुंबक की तरह काम करेगा तो चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस वह चालक पदार्थ जो होता है वह चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। जैसे किसी को लाइट मार रहा है, उसको टच करो, समझ रहे हो ना, इतना बढ़िया समझ जाओगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक पदार्थ चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। चूंकि यह घटना विद्युत धारा के कारण होता है, इसलिए इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ही बता दे रहे हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पूछा तो नहीं है, पूछ सकता है ना कि ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखो जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक पदार्थ चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। चूंकि यह घटना विद्युत धारा के कारण होता है, इसलिए इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक पदार्थ का ताप बढ़ जाता है, यानी वो गर्म हो जाता है। चूंकि यह घटना विद्युत धारा के कारण होता है, इसलिए इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसमें और भी दिया हुआ है, एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये भी बायोसवार्ट का नियम है। चुंबकीय क्षेत्र, एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं, पहले हम बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है बड़ा हो गया है, ठीक है ना। पहले तो आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताना है, फिर मान लो कोई चालक तार है और इस चालक
तार से एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। मान लो एक चालक तार है, इसकी लंबाई कितना है, यल है, इसकी लंबाई कितना है, और यहाँ पर थीटा कोण, ये देखो पूरा लंबाई यल है, पूरा का लंबाई, लेकिन छोटा सा लंबाई हम कितना मान लेते हैं, डीएल। हम मान लेते हैं कई तरीके से लंबाई है अल्प लंबाई, और अल्प लंबाई को दर्शाने के लिए डीएल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, या डेल्टा यल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेल्टा यल। अब डीएल और डेल्टा यल में ज्यादा अंतर नहीं है। डीएल जो है अवकलन रूप है और डेल्टा यल जो है बीजगणितीय रूप है। ठीक है ना, जब आप लोग 11th में जाओगे तो अवकलन के बारे में कुछ जानोगे। तो यहां से यहां तक लंबाई हम कितना मान लिया, डेल्टा यल। डेल्टा का मतलब अल्प लंबाई, तो डेल्टा जिसके साथ लगेगा उसका मतलब वह कम है। जैसे मान लो मिठाई का ना, डेल्टा मिठाई, अब जैसे घर पे कहते हो ना कि मिठाई कम है या ये सामान कम है, तो वह डेल्टा मिठाई कहो, तो जो पढ़ा लिखा रहेगा वो समझ आए कि हाँ मिठाई कम है। जैसे मान लो कहीं जा रहे हो फंक्शन में, मिठाई उठाई घट गया, सबके सामने बोलना है, तो वहाँ पर पढ़े लिखे तो इस्तेमाल कर सकते हो ना कि मिठाई, डेल्टा मिठाई या डेल्टा खाना। उसका मतलब समझ रहे कि एकदम क्या है जी, क्या कम बेसी कर रहे हैं। और इस चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B के लिए नियम लिखना है। क्या लिखना है, नियम। चुंबकीय किन बातों पर निर्भर करता है, सूत्र स्थापित करना है, समझो। तो देखो यहाँ पे जो सूत्र निगमन करना है वह डेल्टा B बराबर आपको म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है। म्यू नॉट 4 पाई आई डेल्टा यल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, यही आपको निगमन करना है। ठीक है ना, तो पहले ही से पता रहेगा कि कोई चालक तार है जिसकी लंबाई यल है और उस चालक तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र का निगमन करना है। ठीक है जी, तो ये फार्मूला पहले से माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए कि हाँ इसी का निगमन करना है। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है आपका, तो इसका मतलब है डेल्टा बी समानुपाती है आई के, एक बन जाएगा। डेल्टा बी समानुपाती है डेल्टा यल के, 2 बन जाएगा। डेल्टा बी समानुपाती है साइन थीटा, 3 बन जाएगा। डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के, r स्क्वायर नीचे तो व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे उसको। चारों को फिर मिलाएंगे, क्या लिखेंगे, चारों समीकरणों को संयुक्त करने पर, चारों समीकरणों को संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर, जब संयुक्त करेंगे है सेम में से एगो लिखेंगे, है जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे, है उतारते आएंगे, आई डेल्टा यल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, और चिन्ह को हटाएंगे तो नियतांक उत्पन्न होगा, और नियतांक में यह नियतांक लाके वहां रख देना है, समझे। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट अपान कितना 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा आई डेल्टा यल साइन थीटा, आर स्क्वायर नीचे है तो नीचे लिख देना है। यानी अब इतना पता रहेगा तो तुरंत निगमन कर ले जाओगे। अरे इतना तो लिख लोगे ना। भाषा कैसे लिखना है कि ऐसे लिखोगे, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक पदार्थ में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। भाषा सब एक जैसे बोल रहे हैं। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक पदार्थ में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। दूसरा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक तार के खंड डेल्टा L के समानुपाती होता है। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक तार के खंड डेल्टा L का क्या होता है, समानुपाती होता है। तीसरा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक कोण जया साइन का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको यहाँ पे जया साइन थीटा के समानुपाती होता है, साइन को बोलते हैं जया। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B जया साइन थीटा के समानुपाती होता है, 3 बन जाएगा। इसके बारे में बोलोगे तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक तार के खंड एवं बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
विद्युत अनुपाती है ना भर के। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक तार के खंड डेल्टा L एवं बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत अनुपाती होता है, और ये बन जाएगा। चारों को मिलाओगे तो हो गया निगमन। ठीक है ना, सिंपल है। देखो एक चालक तार है जिसमें I धारा बह रही है, पूरा का लंबाई हम L माने हैं, तनीय से लंबाई डेल्टा L माने हैं, और इस डेल्टा L से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या करना है आपको, निगमन करना है। अब ये इतना माइंड में आ जाएगा तो पता चला कौन सा सूत्र निगमन करना है, पता रहेगा तो निगमन कर पाओगे। हमको पता था कि हाँ यही हमको लाना है, हम उसी से निगमन कर दिए। ये निगमन करने से पहले लिखोगे नहीं, रफ कॉपी है, रफ लिख लोगे, पता रहेगा तो रफ लिख लोगे और उसी के अनुसार लिख दो। डेल्टा बी समानुपाती आई, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा, डेल्टा बी व्युत्क्रम अनुपाती। देखो यही चिन्ह के समानुपाती पढ़ रहा है, यहाँ के वही चिन्ह का व्युत्क्रम अनुपाती पढ़ रहा है। खाली ये कह रहा है कि व्युत्क्रम अनुपाती पढ़ना है हमको, क्योंकि यह उल्टा है। ठीक है ना, 1/r² है। चारों को मिलाएंगे हो जाएगा। इसमें आगे और क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम कई है, उसमें से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, और सबसे बढ़िया है दाएं हाथ का हथेली का नियम। बाएं हाथ का नियम यह है कि यदि हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, यदि हम बाएं हाथ के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम बता रहे हैं, यदि हम बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, इस स्थिति में माध्यमा धारा की दिशा बताए, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा या प्रदर्शित करेगा। यदि हम बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, इस स्थिति में माध्यमा धारा की दिशा बताए, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। क्लियर है? या इसके अलावा और है फ्लेमिंग के मतलब कर रहा है दाएं हाथ का हथेली का नियम। दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या है? मान लो इसमें धारा नीचे से ऊपर बह रही है, दाएं हाथ का हथेली का नियम यह है कि यदि हम दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो गया, फैली हुई अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, इस स्थिति में अंगूठा जो है धारा की दिशा बताए और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ संकेत करें जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। जैसे मान लो ये चालक तार है, अब कोई पूछ लिया, ये मान लो लकीर खींच दिया, इसमें कह दिया कि धारा नीचे से ऊपर बह रही है, और कोई कहे कि बिंदु P पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो करना क्या है आपको? सबसे सिंपल नियम है, दाएं हाथ का हथेली का नियम लगाओ और लंबवत कर दो, अंगुली और अंगूठा क्या कर दो, लंबवत कर दो, और इस स्थिति में अंगूठा जो है धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा धारा दिशा में कर दो, हो गया ना, धारा दिशा बह रही है, और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ करना है जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए। हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, उधर कर दिए, तो बताओ किधर होगा? हथेली के लंबवत बाहर। ये बताओ हथेली किधर है? अंदर है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस पर लंबवत अंदर होगा। क्या होगा? जहां पे ऐसे संकेत बना रहता है उसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह लंबवत अंदर है। अगर मान लो यहाँ पे Q है और कहे कि नहीं इधर P पर न दिशा बताइए, इस Q पर बताइए, तो वही नियम लगाना है, दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाना है, और दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाइए कि फैली हुई अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो गया, अंगूठा धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो गया, और अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, Q पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, वहां पर इधर कर दिए ना। अब बताओ किधर होगा? यहाँ पर क्या होगा? Q पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी चालक तार के कारण किधर होगा? बाहर होगा। और जब यहाँ पे ऐसे बना रहता है इसका मतलब बाहर है, क्रॉस बना रहेगा इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? अंदर है, और जब डॉट बना रहेगा इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी लंबवत क्या होगी? बाहर होगी। तो इस तरह फिजिक्स पोर्शन में विद्युत मोटर फिर आ गया जी। कितना बार बताएं? वही तो कह रहे हैं, कितना बार बताएं? केमिस्ट्री बता देते हैं। टाइम कितना है? विद्युत मोटर कई बार बता चुके हैं, बताने का मन नहीं कर रहा। टाइम कितना हो गया जी? उसमें कितना टाइम हो गया? वीडियो में
52 क्या कर रहे थे वैसे? 52 मिनट में पेपर समझाए हैं। अच्छा चलो, यहाँ पर अब केमिस्ट्री का प्रश्न देखते हैं। खंड क पांचवें का जो क है, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, और उदासीन का पीएच मान कितना होगा? कितना होगा? 7 होगा। ठीक है। उसके बाद अम्ल हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। इसको तभी जान पाओगे, तो ये तो पहला जान गए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है। ठीक है ना। और उदासीन के लिए पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दूसरे का ख है, अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने वाला धातु है। ये मतलब अम्ल को, जैसे मान लो HCl अम्ल हो गया, इसे कौन हटा सकता है? पहला ऑप्शन में दिया है, ये ख है ना, क तो हो गया एक ख। कौन हटा सकता है? पहला ऑप्शन में आपका जिंक, दूसरा ऑप्शन में है आपका Cu, तीसरा है आपका Ag, और चौथा है आपका Hg। तो देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाए थे, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में यह बताए थे किसी तत्व को वही तत्व हटा सकता है जो मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान जिसका ऊपर हो। तो हम वहां पे लिखवा सरकाना मंगल मंजन। तो देखो ये जिंक जो है ना, यही इसको हटा पाएगा। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है और यही सब के नीचे होता है। ठीक है जी। ये भी हटा सकता है लेकिन ये बनेगा नहीं, तो यहाँ पे होगा Zn। क्या होगा? Zn। तो Zn जो होगा इसको हटा देगा। हटाए कैसे? Zn पर होता है 1 प्लस, सॉरी 2 प्लस होता है। कितना होता है? जिंक में 2 प्लस, H पर होता है 1 प्लस, और Cl पर होता है 1 माइनस। क्रिया कैसे करता है? ये प्लस वाला माइनस वाला से क्रिया करता है। ठीक है। ये क्रिया करेगा तो ये वाला ऐसे क्रिया करेगा, H बच गया, तो ये वाला ऐसे क्रिया करेगा तो क्या होगा? Zn क प्लस 2 और Cl 1 माइनस। इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 1 है, तो कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो बनेगा आपका Zn। 1 यहाँ आएगा तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे Cl, यहाँ पे 2 आ जाएगा Cl2। 1 लिखते नहीं है, इसका मतलब 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, जिंक क्लोराइड। तो ये जिंक जो होगा वही हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है, ऊपर है, इसीलिए। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बहुविकल्पी प्रश्न बहुत हो गया, 20 क्वेश्चन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन देखो, प्रोप से पता चल जाएगा 3 कार्बन लेना है। प्रोप से पता चल जाएगा 3 कार्बन लेना है। एन, इसमें प्रोपेन एन आ रहा है, एन से मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड होगा। प्रोपेन तो CH4 लिखा है, ये आपका एथेन है, C3H8, C3H8 यही होगा आपका। ठीक है जी। देखो पहले तो प्रोपेन है, तो ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन में आपका CH4, C3H8 और तीसरा ऑप्शन है C4H10 और ये आपका C2H6। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। देखो 3 कार्बन रहेगा वह प्रोपेन हो सकता है, में तो 1 कार्बन वैसे गलती हो जाएगा, इसमें 4 कार्बन वैसे गलती हो जाएगा, में 2 कार्बन वैसे गलती हो जाएगा, में 3 कार्बन है, सही होगा। इसीलिए सर को तैयार करके आना है बढ़िया से। तो हो गया। IUPAC नाम लिखना है, क्या लिखना है? दूसरे का छठवें का क, छठवें का क दिया है। पहला CH3, CH2, CH2, CH3। इसको अगर बढ़िया से तोड़ोगे तो हे कार्बन से 3 गो हाइड्रोजन जुटा हुआ है, तो हे कार्बन से 3 गो, इस कार्बन से 3 गो, इस कार्बन से भी 3 गो, 2 गो, और इससे क्या 3 गो। तो ये के पास 3 कार्बन बना दो। एक ही हो ही सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनता है। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, हो गया ना। तो 1 2 3 4 ब्यूट होता है और सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ते हैं, तो क्या होगा इसका नाम? तो हेतर दिया तो खाली है लिख के, अगर क्या लिख लोगे?
ब्यूटेन लिख दोगे, ये नहीं कि हेतर लिखोगे। आपका आंसर वो इतना हो गया, ब्यूटेन होगा। इतना लिखे बराबर क्या, ब्यूटेन, या अंग्रेजी में ब्यूट, इसमें क्या जोड़ देना आपको, एन, तो क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन हो जाएगा। इसमें एक और दिया, ये आपका पहला क्वेश्चन था, छठवें का क का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन मिटा दे, और दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका CH3 COOH। देखो ये COOH है, वो कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें OI का अम्ल जोड़ते हैं। कौन सा जो अम्ल जोड़ते हैं, क कार्बन 1 2 के लिए लिखते हैं एथ, 2 कार्बन आता तो एथ, और COOH जब भी आएगा तो OI का अम्ल, क्या हो जाएगा, OI का अम्ल, तो हो जाएगा एथेनोइक, एनोइक अम्ल होता है, क्या होता है, एनोइक अम्ल। इसका नाम होगा आपका ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। COOH, ये आपको प्रतिस्थापित समूह पता रहेगा तभी लिख पाओगे, हम वैसे नहीं लिख रहे हैं, पता है तब COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह तुरंत माइंड में फिट हो जा रहा है क्या है कि मूल शब्द में एनोइक अम्ल जोड़ते हैं, तो हो गया प्रोपेनोइक अम्ल, बाकी नहीं हो गया, हो जाएगा, मिटा दे। अब आपका ख देखेंगे, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीव का नियम लिखना है। मेंडलीव का जो नियम है वह क्या है, किसी को पता है, बताना तो। मेंडलीव का आवर्त नियम, अरे पता है लेकिन सही से नहीं पता है, तनी मनी जान रहे हो, तनी मनी लिख के आओगे, भरपूर नंबर चाहिए। काजी, तनी मनी लिखने के बाद भरपूर नंबर चाहिए, कह रहे हैं हाँ आकाश, गजब बतिया रहे हो जी। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा में तत्वों के भौतिक, रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन, ये नियम है। 2 नंबर तैयार हो जाएगा। ग में दिया है समीकरण दे के कह रहा है कि इसका रिएक्शन कराइए, क्या कराइए, रिएक्शन, तो ये तो इजी होगा, मिटा दे। ये आप लोग को जटिल लगता होगा, लेकिन ये कोई जटिल है, रिएक्शन जब आएगा उतना आसान होगा, मिटा दे। ये छठवें का ख नंबर है, छठवें का ग, छठवें का ग, इसमें 2 रिएक्शन दिया हुआ। पहला रिएक्शन है CH3 COOH प्लस C2H5OH। इसका नाम कोई बताएगा, अभी बताया, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, अभी नहीं बनाया था। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, कुछ नहीं पढ़ते हैं, सब खाली प्रोजेक्ट पढ़ने के लिए आ रहा है। एच क्रिया कैसे कराएंगे, देखो इतना पे होता है माइनस और इस पे होता है प्लस, इतना पे होता है प्लस और इतना पे होता है माइनस, तो अपोजिट क्रिया करेगा, ये माइनस वाला इससे क्रिया करेगा, ये प्लस वाला तो माइनस से क्रिया करेगा। तो देखो इस पर एक माइनस है, जौने से क्रिया कर रहा है उस पर एक प्लस है, जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो, खाली मिला देते हैं सिंपल, यानी हई वाला हेमेज मिल जाएगा और ये वाला इसमें मिल जाएगा। तो हई वाला में मिलेगा तो क्या होगा, CH3COO, हई मिला दो C2H5 प्लस हई H और OH मिलेगा, क्या बनेगा HOH। HOH का मतलब जल, H2O क्या बनेगा, जल। इसका नाम है एस्टर, क्या है, एस्टर नाम है इसका। कौन सा नाम है, एस्टर नाम है, बताए हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया बताए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई चीज नहीं कि न बताए हो। भाई जो दूसरा दिया यही आपका रिएक्शन करना है, और दूसरा जो दिया हुआ है आपका
C2H5Br प्लस KOH। ये क्रिया करेगा, देखो इतना पे होता है प्लस और Br पे होता है एक माइनस, K पे होता है एक प्लस, OH पे होता है एक माइनस। ठीक है, तो ये आपका जो होगा ये प्लस में है, अब प्लस वाला कैसे क्रिया करेगा, ये माइनस से क्रिया करेगा, और Br कैसे क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा। जिससे ये क्रिया कर रहा है ऊपर कितना प्लस है कितना माइनस है, तो ये एक प्लस हो गया, है जिससे क्रिया कर रहा है ऊपर एक माइनस है, तो ई वाला हमें मिल जाएगा जाके, तो बन जाएगा आपका C2H5 और क्या मिलेगा OH प्लस आई के किसे क्रिया करेगा Br से, तो क्या हो जाएगा KBr। क्यों मिल गया है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है ना, सब जानना होगा। धावन सोडा मीठा सोडा का, धावन सोडा तथा मीठा सोडा का रासायनिक नाम। धावन सोडा का मतलब ये कौन सा है, 7वें का क है। धावन सोडा, कौन सोडा, धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है, होता है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। मीठा सोडा लिखा है, क्या लिखा है, मीठा सोडा यानी खाने का सोडा, ये होता है आपका NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, 2 नंबर इतना में मिल जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है। जैसे मान लो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और बेरियम सल्फेट हो गया, क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, तो इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, इस पर आपका 2 प्लस होता है और 2 माइनस होता है। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, प्लस वाला माइनस वाला से क्रिया करेगा और माइनस वाला प्लस वाला से क्रिया करेगा, तो ये वाला जो होगा इससे क्रिया करेगा, ये माइनस से प्लस में है, ये वाला इससे क्रिया करेगा और ये वाला इससे क्रिया करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्या है, प्लस है, यहाँ पर कितना माइनस है, तो एक बाहर लेके आओ, Ag पर कितना, एक प्लस, SO4 पर कितना, 2 माइनस, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, चेंज हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर तो हो जाएगा AgSO4। क्या बनेगा आपका, अच्छा हाँ हाँ 2 यहाँ आ जाएगा Ag2 और SO4 हो जाएगा, और ये वाला ऐसे क्रिया करेगा तो NO3 अब प्लस कितना, Ba पर कितना, 2 प्लस, पर कितना, 1 माइनस, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाएगा तो पहले वही लिख रहे हैं, यानी प्लस वाले को पहले, Ba पर कितना, 2 प्लस, और NO3 पर कितना, 1 माइनस, है 2 है 1, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो Ba, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो NO3 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो देखो इसमें आयनों की अदला बदली हुई है, हई जो है इसके साथ चला गया है और ये जो है इसके साथ चला आया है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या है इसमें, अब 8वां संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है, 8वें का क, संक्षारण क्या है, वायु तथा नमी के कारण धातुओं का धीरे धीरे क्षरण होना, क्षरण मतलब धीरे धीरे नष्ट होना, वायु तथा नमी के कारण धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो जैसे जंग का लगना लोहे पर, ठीक है जी, पीतल का बर्तन का क्या हो जाना, पीला हो जाना, पीला तो रहता ही है जी, हरा हो जाता है, उसमें हरा टाइप को हो जाता है। ठीक है ना, देखे होंगे। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, बस इतने लिखना है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। साबुनीकरण किसे कहते हैं, बस ये लिखना है। साबुन बनाने की जो क्रिया होती है वह साबुनीकरण कहलाती है। आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को क्या करना है, परिभाषित करना, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त, ठीक है जी, और ये आपका क्या है, समूह, समूह यानी वर्ग,
ये 8वें का ग नंबर है। कौन नंबर है? ग। समूह, ठीक है जी। तो आवर्त, किसी आवर्त में देखो, जिसमें देखो आवर्त किसे कहते हैं? जिसमें दाएं से बाएं जाने पर धातुओं के धात्विक लक्षण घटते हैं। दाएं से बाएं जाने पर, सॉरी बाएं से दाएं जाने पर, इधर बाएं होता है जी, बाएं से, ये आपका बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है, उसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। समूह, यानी जब हम समूह में यानी वर्ग, समूह मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। तो वर्ग किसे कहते हैं? किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। जब धात्विक लक्षण बढ़ता है, तो जिसमें धात्विक लक्षण बढ़ता है उसे वर्ग कहते हैं, जिसमें धात्विक लक्षण घटता है उसे आवर्त कहते हैं। बस इतना लिखना, जिसमें धात्विक लक्षण बढ़ता है उसे आवर्त सारणी में जिसमें धात्विक लक्षण बढ़ेगा वर्ग, और क्या कहलाएगा? जिसमें धात्विक लक्षण घटेगा उसे क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। ये बिना मतलब क्वेश्चन बनाया हुआ। अब 8वें का अथवा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रिडाक्स अपक्रिया, रिडाक्स लिखा हुआ है। रेडाक्स अपक्रिया कैसे कहते हैं? रेडाक्स बताए थे एक दिन, रेडाक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है उसे हम रेडाक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर Zn, यहाँ पे H2SO4 है, ठीक है, ये पर 2 प्लस होता है, 1 प्लस 2 माइनस, ये वाला ऐसे क्रिया करेगा तो यहाँ बनेगा आपका ZnSO4 और प्लस कितना? H2 बनेगा। यहाँ पे ये जानेंगे, ये रिएक्शन है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है उसे रेडाक्स अपक्रिया कहते हैं। अब जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उसका होता है अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन मिलता है उसका होता है ऑक्सीकरण। जिसमें ऑक्सीजन मिलेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। किसमें ऑक्सीजन मिल रहा है? Zn अकेले है, और Zn में ही ना कि ऑक्सीजन वाला पार्ट मिला है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीकरण है। क्या है? जिसमें ऑक्सीजन मिलेगा उसका क्या होगा? जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका, तो हाइड्रोजन अकेले हो गया ना, तो इसका मतलब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन वाला पार्ट निकला है, इसका मतलब ये क्या होगा? क्लियर? बताए थे एक दिन। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है उसे हम रेडाक्स अपक्रिया कहते हैं। ये जो अपक्रिया बनाए हुए वो रेडाक्स अपक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद क्या दिया हुआ है? सजाती श्रेणी, ये भी बता चुके हैं। सजाती श्रेणी मिटा दे इसे, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी अथवा में सजाती श्रेणी। कौन श्रेणी? सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों में CH2 का अंतर आता है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों में CH2 का अंतर आता है उसे हम सजाती श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्केन श्रेणी के यौगिक, एल्कीन श्रेणी के यौगिक, एल्काइल श्रेणी के यौगिक, एल्कोहल श्रेणी के यौगिक, ये सब सजाती श्रेणी है। जैसे बताते हैं CH4 एल्केन श्रेणी तो लिख रहे हैं, C2H6 C3H8 C4H8। इसमें अगर घटाओगे क्या डिफिनेशन है? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों में CH2 का अंतर आता है उसे हम सजाती श्रेणी कहते हैं। तो घटाओ, हमें कौ कार्बन है? इसमें कौ कार्बन है? तो दो में से घटेगा तो एक बचेगा ना। कौ हाइड्रोजन है? यहाँ कितना है? घटाओ तो कितना बचेगा? तो CH2 आया कि नहीं आ गया? यहाँ आप देखो 3 कार्बन, 2 कार्बन, घटाओ तो 1 कार्बन, कौ हाइड्रोजन, यहाँ पर 8 में 6 कितना बचेगा? H2 बचेगा ना। उसी तरह यहाँ भी कितना आएगा? H2। तो इसका मतलब सजाती श्रेणी है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों में CH2 का अंतर आता है उसे हम सजाती श्रेणी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखना है।
क्या लिखना है? घ जो है लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहली विशेषता यह है कि 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त किसके सारणी में होते हैं? मेंडलीव के। दूसरा, 8 वर्ग होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 8 वर्ग होते हैं। तीसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। क्लियर है? और चौथा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा गया है। क्लियर है? बस।